नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर हमला किया गया है और इसमें कई एक ऑपरेशन यमन की जानिब से सरअंजाम दिए गए हैं। फिर फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने इसराइल के ऊपर हमले किए हैं जिसमें उनका जानी नुकसान हुआ है और मजहबी लीडर जो हैं वो मिडिल ईस्ट में और वेस्ट के अंदर वो इस वक्त जब वो सामने आ रहे हैं और यूरोप की 3 बड़ी पावर्स उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का ऐलान किया है। और जर्मनी जो इससे पहले गजा के सीज़ फायर की हिमायत करने से इनकारी कर रहा था, अब उसने भी उसकी हिमायत जो है वो कर दी है। और दुनिया भर का जो मीडिया है उसका जो फ्रंट पेज है वो गजा के हवाले से है कि गजा में क्या हो रहा है, इजराइल वहां पर क्या कर रहा है। और इमदादी बेड़े जो इटली से चले थे वो गजा ही की तरफ आ रहे हैं, बावजूद इसके कि इजराइल जब ड्रोन्स भेज रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं। और उधर अमेरिका में जो एप्स्टीन का स्कैंडल है वो आगे से आगे इस तरह से बढ़ रहा है कि अगर उसमें मजीद एविडेंस सामने आ जाते हैं और फाइल्स रिलीज हो जाते हैं और ट्रंप का नाम उसमें आ जाता है तो फिर ये ट्रंप की सदारत के लिए खतरनाक साबित होगा। और इससे पहले ऐसा हो चुका है, रिचर्ड निक्सन के दौर के अंदर भी ऐसा हो चुका है, बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन फिर एक स्कैंडल में वो जो है वो फारिग हो गए। तो ये स्कैंडल जो है वो रुक नहीं रहा, बल्कि उसमें नई नई जहतें जो है वो सामने आ रही हैं। तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नजरें दुनिया की लगी हुई हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि चूँकि गजा में जो स्टारवेशन है वो पीक के ऊपर है और हर दिन जब वो उसमें इजाफा हो रहा है। जुमेरात के दिन जब वो ज़ाहिर है कि सीज़ फायर हो जाना था, लेकिन उसके ऊपर जब वो स्टीव विटकॉफ ने उल्टा हमास के ऊपर जब वो इल्ज़ाम डाल दिया, तो अब हम 48 घंटे मजीद यानी जुमेरात को मैथ स्टारवेशन की रिपोर्ट थी। दुनिया की 100 NGOs ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की कि फिल फॉर इमदाद की ज़रूरत है। तो अब हम 48 घंटे मजीद आगे आ गए हैं, तो इसलिए वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो यमन की जानिब से हमले किए गए 4 उन्होंने ऑपरेशंस एक साथ जब वहाँ पर किए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल जब उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और इसमें पूरे इसराइल के अंदर सायरन्स और एक बार फिर मिलियंस ऑफ इसराइलीज़ को जब शेल्टर में जाना पड़ा है। और यमन ये कह रहा है कि उनके मिसाइल जाकर आगे टकराए हैं। यमनी आर्म्ड फोर्सेस 4 ऑपरेशन अगेंस्ट वाइटल इसराइली टारगेट्स और हाइपरसोनिक पैलेस्टाइन 2 मिसाइल इस्तेमाल हुए। सेंसिटिव इजरायली साइट बियर शिबा में उसको निशाना बनाया गया है और इलात के अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजिक साइट है, एशकलान के अंदर और हदेरा के अंदर, ये हाइफा के साथ इलाका है, यहाँ पर उन्होंने हिट किया है और इसके अंदर जो है वो ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए हैं। और सायरन्स ट्रिगर्ड अक्रॉस सदर्न वेस्ट बैंक एंड नियर डेड सी, मतलब वो तमाम चुके एरियाज में हिट हुए हैं। तो वेस्ट बैंक में जो इनकी सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर भी सायरन्स बजे हैं। तो यमन का ये हमला एक क्लियर सिग्नल है कि इजराइल ने जो रास्ता चुना है वो तो जंगों का रास्ता है, तो फिर जंगें जो है वो यहाँ पर चलती रहेंगी और अनटिल एंड अनलेस जब फिर इजराइल कोलैप्स होगा एक एंडलेस वॉर्स के नतीजे में। ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये कोई फ़लस्तीनियों को वो डिस्प्लेस करके तो यहाँ पर जंग रुक जाएगी, लंबी कई साल की फिर जंगें मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हो जाएंगी। इसी दरम्यान जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस है उसने आज बड़े हमले करके बताया कि वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद हैं और अपने हमले जो है वो जारी रखेंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड स्ट्राइक इजरायली कमांड पोस्ट एंड व्हीकल्स इन द खान यूनस। अब देखना, दुनिया का तमाम जदीद तरीन असलहा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद इसराइल वहां पर शिकस्त खा गया है। अब वो हमास से लड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो क्या चाहता है कि बस खाना बंद हो और ये सारे अंदर मारे जाएं। ये दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी और ऐसे ही ये दुनिया में फतह चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में डोमिनेशन चाहते हैं जो इनको मिलेगी नहीं, बल्कि इसके तो जो नताइज हैं वो बहुत खौफनाक हैं। और ये वो हैं नाज़रीन जिनका मामला सिर्फ ज़मीन वालों से नहीं है, जिनका मामला आसमान वालों से भी है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो इसका हिसाब किताब आना है वो तो लिखा हुआ है कि वो आना है। जब जब ये दुनिया में इस सतह का जुल्म करेंगे तो उसका हिसाब किताब तो वहाँ से आना ही आना है। दुनिया वाले जो हैं, ज़मीन वाले, वो बेहिस्सी दिखाएं या जो भी करें, तो असल जो वहाँ से इनके खिलाफ आना है वो तो हर सूरत में आकर रहेगा, उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। तो इन्होंने अब देखना, इनके अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो हैं वो तो इसको मानते नहीं है कि हमें वापस यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तो बहरहाल एक ज़ानिज़्म के तहत ये वापस आए और फिर आकर इन्होंने कोई अमन की राह नहीं ली, बल्कि यहाँ के लोगों को सबजुगेट करना। अब देखना, बुनियादी इसराइली पॉलिसी क्या है? किलिंग सिविलियंस इन वन आफ्टर एंड अदर कंट्री, एक के बाद एक मुल्क के अंदर बस सिविलियंस को मारते चले जाना, ये इनकी पॉलिसी है ना। इससे हटकर उनकी क्या पॉलिसी है? तो इससे इनके कभी मकासद पूरे नहीं होंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि मिडिल ईस्ट को बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ रही है और वो अमन चाहते हैं, वो हर सूरत में सीज़ फायर चाहते हैं, लेकिन उनको सीज़ फायर मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो भारी कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जो ये चाहते हैं ये कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। और ज़ायनिट ट्रूप कैरियर को जो है वो निशाना बनाया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजरायली फ़ौजी जब वो निशाना बने हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजरायली फ़ौजी जो है वो
अल-कसाम ब्रिगेड जब रिपोर्ट कर, तो 2 बड़े हमले उन्होंने किए हैं, कमांड सेंटर को निशाना बनाया, ट्रूप कैरियर को जब निशाना बनाया। अब नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की अगर हम पोजीशनिंग देखते हैं तो इजराइल और अमेरिका एक साइड के ऊपर खड़े हुए हैं, बाकी सारी दुनिया जो है वो एक साथ पर खड़ी है। और दुनिया को गुस्सा ये है कि ये जो अभी स्टीव विटकॉफ ने जो मुज़ाकरात से निकला है और साथ ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया, तमाम मामला तय हो गए थे। अब तो फाइनल आकर स्टीव विटकॉफ ने ऐलान करना था और उसने उल्टा ये ऐलान किया। और उस पर एक बड़ा वैसे दिलचस्प किस्सा भी याद आ गया कि 60s के अंदर, नाज़रीन पिछली सदी की 60s के अंदर अमेरिकन जो हैं, जो साइंसदान हैं, वो एक दूर दराज इलाके में, अमेरिका के एक स्टेट में, दूर दराज के शहर से यानी दूर, तजर्बा कर रहे थे। उस वक्त ये रेस लगी हुई थी, स्पेस वॉर चल रही थी रशिया और अमेरिका के दरमियान। तो जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो वहाँ पर तजर्बा कर रहे थे कैसे इंसान को चांद के ऊपर उतारना है, ये तजर्बा वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो वहाँ से एक नेटिव अमेरिकन भी कहीं मौजूद था। नेटिव अमेरिकन वो थे, जब ये यहाँ से गए हैं तो जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको इन्होंने इसी तरह से ख़त्म किया। तो वहाँ पर कहीं एक बूढ़ा नेटिव अमेरिकन भी मौजूद था, उसका साइंसदानों से टाकरा हुआ और उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम चाँद के ऊपर जा रहे हैं। उसने कहा कि अच्छा, वहाँ पर हमारी मुकद्दस रूहें रहती हैं, तो उनको भी जाकर हमारी तरफ से ये बात पहुंचा देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पहुंचा देंगे, तो क्या बात है? तो उसने अपनी लैंग्वेज में उनको बताया कि ये वाला जुमला जो है वो जाकर उनको कहना अपनी लैंग्वेज में। तो इनको समझ नहीं आया। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन किसी से करवाई कि ये बूढ़ा जो नेटिव अमेरिकन है ये हमसे क्या बात कह रहा है। तो उस बूढ़े अमेरिकन ने ये कहा था चांद के, उसे लगा कि भाई चांद पर भी इंसान रहते, तो उसने पैगाम भिजवाया कि ये जो हैं यानी अमेरिकन, ये जो भी आकर तुमसे कहें इनकी बातों पर यकीन ना करना। ठीक है, तो ये एक बड़ा जो वो मशहूर यानी किस्सा है अमेरिकन के ट्रस्ट के हवाले से। अब देखें ना, स्टीव विटकॉफ जो है वो अलेक्जेंडर पर जुबान देकर गया था। अलेक्जेंडर को हमास ने रिहा किया है बगैर कुछ लिए, सिर्फ देखे ना उसके बदले में कोई ना तो कोई कैदी रिहा हुए, सिर्फ उन्होंने स्टीव विटकॉफ की जुबान के ऊपर जब इसको छोड़ दिया। तो उस बूढ़े अमेरिकन ने कहा कि ये जो भी कहें इनकी बातों पर यकीन ना करना। और उसको लगा कि भाई ये चांद पर भी जाकर वहां के लोगों की ज़मीनें जब उनसे छीन लेंगे। तो इसलिए अब दुनिया जो है वो शदीद गुस्से में है। तो इसराइल और अमेरिका जब सिर्फ एक साइड पर खड़े हैं, बाकी पूरी दुनिया जो है वो दूसरी तरफ खड़ी है। और इस दुनिया की आप देखिए बदबख्ती कितनी है और इंसानियत का जवाल आप देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है कि पूरी दुनिया में और मिडल ईस्ट में खास तौर पर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कौन है? अमेरिका। तो पार्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो अपने आप को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कहता है, वही सालिस बना हुआ है। इससे बड़ा कोई मजाक हो सकता है, इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, यानी जो सारा कुछ करवा रहा है वही पार्ट ऑफ द सोल्यूशन भी बना हुआ है। तो इसलिए चाइना ने कहा है कि अमेरिका हैज फेल्ड टू इट्स लेजिटिमेसी टू लीड द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो अब जर्मनी जो है उसने सीज फायर की स्टेटमेंट जारी करने से इनकार कर दिया। तो जर्मनी के अंदर से बहुत बड़ा प्रेशर आया और जो रिलीजियस लीडर्स हैं जर्मनी में वो इवन खड़े हो गए, जर्मन डिप्लोमेट्स, फॉर्मर उनके प्रेसिडेंट्स। तो अब जर्मनी को भी स्टेटमेंट जारी करना पड़ी है। तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया ने जॉइंटली स्टेटमेंट जारी की है। जर्मनी, यूके, फ्रांस अपोज इजरायली सोवरेनिटी ओवर ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन और फ्रांस, ब्रिटेन एंड जर्मनी कॉल फॉर एंड टू वॉर इन गाजा। तो ये जनाब डेवलपमेंट हुई है और एक अमली इकदाम इनको उठाने की जरूरत है और वो अभी यानी कि उठाने और शदीद दबाव है वहां पर। फिर यहां पर नाज़रीन क्या हुआ है कि सैयद सिस्तानी जो सबसे बड़ा रिलीजियस ऑफिस है इराक का और बहुत बड़ी शख्सियत सैयद सिस्तानी, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है अरबों के नाम और इस्लामी दुनिया के नाम। ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी, द इस्लामिक वर्ल्ड शुड नॉट रिमेन साइलेंट इन द फेस ऑफ द गाजास क्राइम। अरबों को उन्होंने कहा कि ये खामोशी अपनी बंद करो और अमली इकदाम जब उठाओ। Ayatollah Sistani urged Arabs and Islamic nations to end Gaza tragedy. We expect the countries of the world, especially Arab and Muslim countries, not to allow this major humanitarian tragedy to continue. तो ये अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो इजराइल और अमेरिका जो है उसको जारी नहीं रख सकते हैं। ये आयतुल्लाह सिस्तानी वही हैं जब ट्रंप ने और नेतन्याहू ने आयतुल्लाह खamenei को निशाना बनाने की धमकी लगाई थी तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी की थी। उन्होंने कहा था ये गलती मत करना वगैरह, फिर यहाँ पर सूरत हाल किसी काबू में नहीं रहेगी और फिर यहाँ से ऐसे काफिले निकलेंगे कि फिर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। तो ये मतलब सबसे बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। अरबों को देखें ना, ये बात तो अब इस्टेब्लिश हो रही है ना कि भाई अरब खामोश बैठे हुए हैं, वो कुछ भी करने से कासर है, वो कुछ भी कर ही नहीं रहे। सबसे बड़ा खौफ तो उनके अपने जहनों में बैठा हुआ है। अब देखें, ये हमारी बात तो नहीं है, सैयद सिस्तानी कह रहे हैं कि अपनी खामोशी अब तोड़ो।
तो ये जो जहनों में इन्होंने खौफ बिठा लिया है ना, यही इसराइल की ताकत है। इनके जहनों का खौफ ही उनकी ताकत है। अगर ये भी थोड़ी सी बहादुरी दिखाते तो ना ये जारी रह सकता था और ना अभी रह सकता है। इसराइली हिस्टोरियन फेमस, उसने कहा है कि इसराइल जो है शेमलेसली कमिटिंग वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड एंड ब्लैकमेलिंग द होल वर्ल्ड, ये इसराइली हिस्टोरियन कह रहा है। और फ्रीडम फ्लोटिला, उसका जो जहाज आ रहा है गजा की तरफ, उसके ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर ड्रोन्स आ जाते हैं और डरा रहे हैं कि वो वापस चला जाए, लेकिन वो वापस नहीं जा रहा है, वो गजा की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द फ्लोटिला मेकिंग इट्स वे टू गाजा सेज 16 ड्रोन स्पॉटेड फ्लाइंग अबव बोट। 16 ड्रोन जनाब कुछ ही देर पहले आए हैं और उनके ऊपर चक्कर लगाते रहे और डराते रहे हैं। अब देखना, सेकंड की बात होती है ना, ड्रोन्स आपके ऊपर हैं, वो एक स्ट्राइक करें तो आप डूब जाएंगे। तो इस सब के बावजूद जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहा है फ्रीडम फ्लोटिला का जहाज जो है। सेंट्रल इसराइल का नाज़रीन एक सिटी है और ये फ़लस्तीनियों का बड़ा तारीखी शहर था, ठीक है ना। तारीखी उनकी ये आबादी थी जिसको 48 में जो नकबा हुआ, यहाँ पर फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया और फिर यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आज वहाँ पर 10,000 इजरायली सेटलर जमा हुए हैं और उन्होंने जंगबंदी की हिमायत की है। मोर देन 10,000 पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन एंड स्टारवेशन इन द सिटी ऑफ सखनीन, ये सेंट्रल इसराइल का ये एक शहर है। इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज इन द 1948, ये वो जो 48 में जिसको कब्जे में लिया गया। 10,000 लोग वहां पर जमा हुए। और हेरिट्स क्या लिख रहा है कि अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसका फ्रंट पेज क्या है? फॉर पिटीज सेक स्टॉप दिस नाउ, गाजा हंगर क्राइसिस टेक्स फ्रंट पेज अक्रॉस ग्लोबल मीडिया। यानी गजा में जो हंगर क्राइसिस है, पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसका जो फ्रंट पेज है वो गजा के ऊपर है। तो ये जो इसराइल की खास तौर पर वेस्ट के अंदर जो सपोर्ट थी वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, यानी देखें ना, उनकी कैबिनेट्स, उनके लोग, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके थिंक टैंक्स, उनके डिप्लोमेट्स, उनके आर्मी के लोग, वो सब तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जिसका अब आपको डिस्प्ले जो है वो गवर्नमेंट्स के बयानिए में भी नजर आना शुरू हो गया है। तो एक बोल्ड फैसला यूरोप को भी करना है, तो ये मतलब नतीजा है, ठीक है ना। और जैसे विकीलीक्स के जो बानी हैं उन्होंने कहा था कि पिछले 50 सालों की जो जंगें हैं वो मीडिया लायस का नतीजा है, ठीक है ना। जो अमेरिका और बरतानी छड़ी वेस्ट ने, मीडिया लायस का नतीजा है। तो मीडिया के ऊपर अब वो ये सारा छाप रहे हैं कि गजा के अंदर जब ये हो रहा है। अच्छा, आइजनकोट जो इजरायली फॉर्मर आर्मी चीफ है और शुरू में ये वॉर कैबिनेट का भी हिस्सा था और ये भी एक बड़ा बिरहम शख्स है, आज क्या कह रहा है? ये जो जंगबंदी अभी ये रिफ्यूज हुई है, तो वो कह रहा है कि नेतन्याहू ने रिपीटेडली एक्सचेंज डील को खराब किया है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, नॉट फॉर इजराइल सिक्योरिटी, नॉट फॉर कि ये कोई स्ट्रेटेजिक विक्ट्री यहां पर हासिल करेगा, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। और ये इलेक्शंस तक जो है वो इस जंग को जारी रखना चाहता है। जॉर्ज अब्दुल्ला जो है 41 साल बाद रिहा होकर बेरूत पहुंचे हैं और वो एक यानी रेजिस्टेंस की एक बड़ी पर्सनैलिटी साबित हो रहे हैं। वो मोबिलाइजेशन की इस वक्त बात कर रहे हैं। 41 साल जेल में गुजारने के बाद यानी उन्होंने पूरा झंझोड़ा है आकर सबको। तो बेरूत पर एयरपोर्ट पर वो उतरे तो उन्होंने खिताब किया। 2 हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं। विद रेजिस्टेंस रोड होम इज नेवर लॉस्ट, जॉर्ज अब्दुल्ला फ्रॉम बेरूत। रेजिस्टेंस जब तक है तो रोड टू होम इज नेवर लॉस्ट, ठीक है ना। वो हमें अपना होमलैंड मिलकर रहेगा। जॉर्ज अब्दुल्ला रिटर्न्स होम हेल्ड एज अ सिंबल ऑफ अनब्रोकन डिफाइंस, यानी उन्होंने एक बड़ा जज्बा इस वक्त बिखेर दिया है, अनब्रोकन डिफाइंस का वो सिंबल बन गए। और उन्होंने खास तौर पर मिस्र के लोगों का है कि वो निकले, अगर वो निकलेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। और ओवरऑल अरब स्ट्रीट के हवाले से उन्होंने बात की है। अच्छा, सीरिया की जो मुलाकात है पेरिस में हुई इसराइल के साथ, और उसमें पता नहीं क्या उन्होंने बात की है, लेकिन जाहिर है कि उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन सीरिया में मामला सेटल नहीं हो रहे हैं। और जब हम ये देख रहे हैं कि गजा में सीजफायर नहीं हो रहा है और फिर ईरान जंग का खतरा है और आगे मजीद जंगें चलने वाली हैं, तो सीरिया उसमें स्टेबल नहीं है। अब मिसाल के तौर पे एक बड़ा वाकया हुआ है, इधर दरूज हैं तो उधर एलवाइस हैं, जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर एलवाइस बैठे हुए हैं। तो एलवाइस ने, जिनका ये इन्होंने काफ़ी दिन पहले जो है वहाँ पर भी लोगों को जाकर मारा था, तो उनकी आज स्टेटमेंट जारी हुई है। एलवाइट काउंसिल रिजेक्ट गवर्नमेंट प्रोब रिजल्ट्स वॉर्न ऑफ सीरिया डिवाइड। वहां पर जाकर एलवाइस को मारा गया और सीरिया की गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें मतलब वो कह रहे हैं कि इन्होंने सही हकायक नहीं बताए। और एलवाइट की जो काउंसिल है, यानी उन सब की जो नुमाइंदा काउंसिल है, उन्होंने क्या कहा? सीरिया डिवाइड थ्रेटन्स टू सीरिया डिवाइड।
कि ये आप मामला खराब कर रहे हैं। कॉल फॉर पॉलिटिकल ओवरऑल यूनिटी, वार्निंग दैट द करंट क्राइसिस रिस्क फर्दर फ्रेगमेंटेशन। यानी इधर द्रूस का मसला है, उधर अलवाइत ने आज ये कह दिया है कि आप ये सीरिया को फ्रेगमेंटेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, सीरिया को डिवाइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो सीरिया उसमें जो है वो स्टेबल नहीं है, और अगर गजा में सीज़फायर नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है कि असरात बाकी मुल्कों पर आएंगे तो सीरिया पर भी आएंगे। तो ये इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है देखें, ट्रंप जो है वो उसको ज़्यादा फिक्र नहीं है चीज़ों की, यानी वो मीडिया क्या बात कर रहा है, दुनिया क्या बात कर रही है, यानी उसका एक अपनी जो उसकी है ना प्लानिंग, जो उसकी सोच है कि ये ट्रेड वॉर सही है तो वो ट्रेड वॉर करेगा, उसको लगता है कि ये फलानी चीज़ ठीक है तो वो करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो यानी उसको इग्नोर करता है। और लेकिन जो जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है उससे बाकायदा ट्रंप पैनिक है, उससे ट्रंप बाकायदा खौफजदा है, और इसी वजह से उसने वो फाइल्स रोकी। हालांकि उसने JF कैनेडी की रिलीज़ कर दी हैं, उसने मार्टिन लूथर किंग की रिलीज़ कर दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें उसने रिलीज़ कर दी हैं, लेकिन ये नहीं। तो बाकायदा ट्रंप एक चीज़ के ऊपर पैनिक है, और वो है एप्स्टीन का मामला, जिसमें नया कट्टा रोज़ खुलता चला जा रहा है, वो पंडोरा बॉक्स बनता चला जा रहा है, और यानी वो एक ऐसा स्कैंडल बनता चला जा रहा है जो उसकी आगे सदारत के लिए खतरा बन सकता है। अब वहाँ पर डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि जो एप्स्टीन को बर्थडे लेटर भेजा था ट्रंप ने, उसकी कॉपी हमें दी जाए। अब ज़ाहिर है कि वो आगे जो सैनेट में टेस्टिमनी होनी है उसमें ये इस्तेमाल होगा, ये एविडेंस। डेमोक्रेट्स डिमांड कॉपी ऑफ एप्स्टीन बर्थडे बुक फीचरिंग ट्रंप, इंटेंसिफाई कांग्रेशनल ओवरसाइट ओवर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस हैंडलिंग एप्स्टीन रिलेटेड फाइल्स। यानी अब वो डेमोक्रेट्स ये प्रेशर डाल रहे हैं कि वो फाइल्स किसी तरीके से रिलीज करवाई जाए, जिसमें अब ये है कि अगर उनके पास वो लेटर आ जाता है तो उनके पास एविडेंस होगा कि इसमें ट्रंप का नाम है, तो ये रिलीज की जाए, तो वो सेनेट के थ्रू। तो अब ये पता चला है कि जेफरी एप्स्टीन के पास एक बुक थी जिसमें जो भी उसको लेटर भेजता था बर्थडे का वो उसमें रखता था, उसमें ट्रंप का भी है, और उसमें बिल क्लिंटन का भी लेटर मिला है, और इसमें यह भी है कि उसमें बुश का भी नाम हो सकता है, ओबामा, बाइडन, इन सब का भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि पूरी अमेरिकन एलीट उसमें शामिल थी, और ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि वेस्टर्न एलीट भी उसमें शामिल थी, तो पता नहीं किस किस का जब उसके अंदर नाम होगा। लेकिन अब वो मसला इतना इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गया है कि डेमोक्रेट्स को लगता है कि ये ट्रंप की सदारत के लिए सबसे बड़ा एक चीज़ उनके पास हो सकती है, और चूंकि वो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुके हैं, मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी वहाँ पर शुरू हो गई है, जिसमें वो बिग ब्यूटीफुल बिल उनका मरकज़ है। फिर जंगें दोबारा से, चूँकि ट्रंप ने वादा किया था, और जंगें तो बढ़ती चली जा रही है और मज़ीद आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और गज़ा के ऊपर भी उन्होंने अब बात करना शुरू कर देनी आने वाले दिनों में, ठीक है। और ऊपर से ये एप्स्टीन वाला मामला, तो और फिर ट्रंप ने ओबामा को कहा है कि ये जो वीडियो डाली है कि ये गिरफ्तार होगा और जेल में जाएगा, तो वो एक अलग सा क्राइसिस जब वहाँ पर शुरू हो गया। आखिर में यूरोपीय यूनियन के ऊपर शदीद प्रेशर है कि वो बातों से निकल कर अब अमली इकदाम उठाए। और ज़रा कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूँ। EU टू लिटल टू लेट ऑन गाजा सेज NGOs, टू लिटल एंड टू लेट। अभी एक तो बहुत देर कर दिया, लेकिन जो इकदाम उठाए हैं वो भी टू लिटल है। इंटेंसिफाइंग हो रहा है क्रिटिसिज्म यूरोपीय यूनियन के फेलियर के ऊपर कि वो कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं ले रहा ओवर द ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी इन द गाजा स्ट्रिप। कोई मीनिंगफुल उसने स्टेप नहीं लिए जो इजराइल को रोक सके। एज पैलेस्टीनियन कंटिन्यू टू सफर अंडर इजराइल्स ब्लॉकेड, एक्सपर्ट सेज यूरोपीय यूनियन प्ली फॉर एड आर इनइफेक्टिव विदाउट सैंक्शंस। तो यूरोप जो रोजाना स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि एड दाखिल की जाए, जंगबंदी की जाए, तो NGO जो हैं और बाकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको कंडेम कर रही हैं कि सैंक्शंस के बगैर ये जो मुख्तलिफ मिन्नत समाजत इजराइल से की जा रही है, अपील्स इजराइल से की जा रही हैं, ये इनइफेक्टिव हैं। इससे ना इमदाद दाखिल होगी और ना कोई जंगबंदी होगी। इसलिए यूरोप सिर्फ एक फेस उसका करने के लिए, यानी कि कवर करने के लिए, ट्वीट्स डू नॉट फीड पीपल, ट्वीट कर देने से लोगों का पेट नहीं भर जाएगा। स्टेटमेंट्स डज नॉट ओपन एड क्रॉसिंग्स, स्टेटमेंट जारी करने से जो एड क्रॉसिंग्स इजराइल ने बंद की हुई हैं वो खुलेंगी नहीं। यूरोपीय यूनियन अप्रोच एज बैफलिंग, एक्यूजिंग यूरोपीय यूनियन लीडर्स ऑफ रिलाइंग ऑन हॉलो सोशल मीडिया पोस्ट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग रियल प्रेशर ऑन इजराइल। तो यूरोपीय यूनियन के जो लीडर्स हैं वो रिलाय कर रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर, और उसमें वो कह देते हैं कि इमीडिएट सीज़फायर होना चाहिए, बड़ा तकलीफ की बात है, बड़ा एक्सेप्टेबल है, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो हॉलो सोशल मीडिया पोस्ट हैं
और उसमें फिर जो अवामी दबाव उसको कवर अप करने के लिए देखें हम तो सीज़फायर की बात कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि यूरोपीय यूनियन जब तक सैंक्शन नहीं लगाएगा, और यूरोपीय यूनियन को सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर वो लगाएंगे तो फिर अमेरिका उससे नाराज हो जाएगा। तो इस पर जो है वो यूरोप को एक बोल्ड फैसला जो है वो करना है, ठीक है ना। और इसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात भी करेंगे कि यूरोप को क्यों ये बोल्ड फैसला करना है, और हर सूरत में ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। और टू फ्रंट उनकी ट्रेड वॉर भी है, और उनकी टू फ्रंट ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी है। यूक्रेन का मसला भी हल नहीं हो रहा है, बल्कि वो ख़राब से ख़राब ही होता चला जा रहा है। और इधर मिडल ईस्ट की ये जो जारियत है, इससे रेफ्यूजीज़ का एक तूफ़ान उनकी तरफ आने वाला है। तो यूरोपीय यूनियन को ये फैसला करना है। फ़िलहाल वो कोई भी अमली इक़दाम उठाने से कासर हैं, और वहाँ पर क्योंकि इजरायली लॉबी भी है, और फिर यूरोप इसमें है कि भाई क्या वो वक्त आ गया है कि हम ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को अबंडन कर दें और वाक़तन फ़लस्तीनी रियासत की तरफ बढ़ें, या इसराइल के ऊपर कोई रियल सैंक्शन लगाएं। मतलब यूरोपीय इक़दाम का मतलब होगा कि अब ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को वो अबंडन कर रहे हैं। तो इसलिए भी वो वहाँ पर सोच रहे हैं कि अच्छा अब वाक़तन क्या वो वक्त आ गया है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज़ रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।